बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद इरफानुल्लाह, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सरायनौरा। सब्जेक्ट तो बता दिया कि मेरा बायोलॉजी है और टॉपिक जो है आज का वो है न्यूरॉन्स, इट्स टाइप्स एंड नर्व इम्पल्स। तो आपको ये तो मालूम है कि हमारे जो बॉडी में कोऑर्डिनेशन होती है मुख्तलिफ फंक्शंस में, इसके लिए दो सिस्टम्स हैं। एक है केमिकल कोऑर्डिनेशन और दूसरा है नर्वस कोऑर्डिनेशन। और नर्वस कोऑर्डिनेशन ये वो सिस्टम है जिस सिस्टम के थ्रू हम मुख्तलिफ़ किस्म की जो एक्टिविटीज़ करते हैं, जो भी हम रद्द अमल देते हैं किसी भी स्टिमुलस के मुकाबले में, उस रद्द अमल में जो सिस्टम हमारी रहनुमाई करता है, जो हमें ऑर्डर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम सर्दी महसूस करके गर्म कपड़े पहनते हैं, हम गर्मी महसूस करके साए की तरफ जाते हैं। ये स्टिमुलस के ख़िलाफ़ रिस्पांस देना, ये किसके कंट्रोल में है? ये है अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्व सिस्टम। तो नर्व सिस्टम जो है, इनकी जो बुनियाद है वो है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम। हमारा जो नर्व सिस्टम है उसकी जो बुनियादी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन जो है, इट कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी एंड फाइब्रस स्ट्रक्चर्स। जो हमारा टिपिकल न्यूरॉन है, इसके दो हिस्से होते हैं। एक है सेल बॉडी जिसको सोमा कहते हैं, और दूसरी है फाइब्रस स्ट्रक्चर्स विच आर ऑफ टू टाइप्स। फाइब्रस स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास डेंड्राइट्स हैं और एक्सॉन्स हैं। तो जो टिपिकल न्यूरॉन है, इसके दो हिस्से हैं, एक है सोमा और दूसरे हैं फाइबर्स। और ये फाइबर स्ट्रक्चर जो है ये दो किस्म के हैं। पहले हम सोमा क्या है? सोमा सेल बॉडी है, और सेल बॉडी ये न्यूरॉन का वो हिस्सा है जिस तरह के आम सेल का साइटोप्लाज्म होता है। और आम सेल के साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं वो यहाँ पर भी पाए जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक सिंगल न्यूक्लियस पाई जाती है, सिंगल न्यूक्लियस। इसके अलावा इस सोमा के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, क्योंकि एनर्जी वो फिर प्रोड्यूस करते हैं जिसकी यहाँ पर ज़रूरत होती है। इसके अलावा यहाँ पर न्यूरोफाइब्रिल्स भी पाए जाते हैं इस सोमा के अंदर। न्यूरोफाइब्रिल्स के अलावा यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स भी पाए जाते हैं, और यहाँ पर मीजल्स ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं। तो सोमा जो है वो जो सेल बॉडी है वो आम सेल की जो साइटोप्लाज्म होती है वो इसकी तरह है। यहाँ पर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। ये जो इसके फाइबर्स हैं, डेंड्राइट्स और एक्सॉन, ये किस तरह हम डिफरेंशिएट करेंगे? डेंड्राइट्स जो है, डेंड्राइट्स वो फाइबर्स हैं जो कि सोमा यानी सेल बॉडी इसकी सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, और इनमें सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है वो सोमा की तरफ आते हैं। यानी द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन द डेंड्राइट्स इज फ्रॉम द सराउंडिंग टुवर्ड द सोमा। इनमें इंफॉर्मेशन सराउंडिंग से सोमा की तरफ आते हैं। डेंड्राइट्स और एक्सॉन में जो मेन डिफरेंस है वो यही है, डायरेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कि इनमें डेंड्राइट्स में इंफॉर्मेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सोमा होती है, जबकि सोमा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके, कहाँ से कलेक्ट करके? राउंड ये इर्द गिर्द से, और किसके थ्रू? डेंड्राइट्स के थ्रू। और इन इंफॉर्मेशन को सोमा से दूसरी तरफ ले जाने वाला जो फाइबर है वो क्या कहलाता है? वो एक्सॉन होता है। और एक्सॉन के एंड पर भी फाइबर्स होते हैं जो एक्सॉन टर्मिनल कहलाते हैं। अब ये जो डेंड्राइट्स है और एक्सॉन है, उनमें एक और फर्क क्या है कि डेंड्राइट जो होते हैं ये 3 होते हैं, जबकि एक्सॉन जो होता है ये उनके मुकाबले में थिक होती है। इसके अलावा डेंड्राइट जो है वो शॉर्ट होते हैं, जबकि एक्सॉन अमूमन ये क्या होती है? ये लॉन्ग होती है। एक और जो डिफरेंस है वो ये है कि डेंड्राइट्स फाइबर जो हैं ये नॉन माइलिनेटेड होते हैं, यहाँ पर माइलिन शीट नहीं होती इसके इर्द गिर्द, जबकि एक्सॉन जो है इसमें ऐसे एक्सॉन पाए जाते हैं
जिनके गिर्द श्वान सेल्स पाए जाते हैं और श्वान सेल्स क्या बनाते हैं, माइलिन शीट बनाते हैं। और माइलिन शीट क्या होता है, ये इंसुलेशन देता है इस फाइबर को। और इंसुलेशन का फ़ायदा क्या है, इंसुलेशन का फ़ायदा ये है कि माइलिन शीट जिसमें होता है उनमें नर्व इम्पल्स की जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो ज़्यादा होती है। तो ये तो हमने सोमा पढ़ लिया कि सोमा क्या है, सेल बॉडी के इसके अंदर न्यूक्लियस है और जो ऑर्गेनेल्स है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। और सोमा के इर्द गिर्द क्या होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं वो डेंड्राइट्स, वो क्या करते हैं, वो सोमा की तरफ, सेल बॉडी की तरफ इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके यहाँ सेंटर की तरफ भेजते हैं। फिर एक्सॉन होता है। एक्सॉन जो है ये लॉन्ग फाइबर है, माइलिनेटेड होते हैं। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन भी पाए जाते हैं जिसके गिर्द जो ये श्वान सेल्स नहीं पाए जाते, लेकिन जो माइलिनेटेड होते हैं उनके गिर्द श्वान सेल्स पाए जाते हैं। और श्वान सेल्स ये कंटिन्यूस नहीं होते, बल्कि एक श्वान सेल्स और दूसरे श्वान सेल्स के दरमियान एक गैप, छोटी सी गैप होती है। वो गैप जो है उसको कहते हैं नोड ऑफ रेम्बियर। और ये जो एक्सॉन है, एक्सॉन के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो भी ये जो डेंड्राइट्स के अंदर साइटोप्लाज्म है उससे ज़्यादा होता है और उसके लिए अलग थर्म भी इस्तेमाल होता है, इसको कहते हैं एक्सोप्लाज्म। इसके अलावा ये जो एक्सॉन है इसकी जो मेन डिफरेंस है डेंड्राइट से, जैसे कि पहले बता दिया कि इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो सोमा से दूसरी तरफ जाती है। दूसरी तरफ क्या हो सकती है, दूसरा न्यूरॉन भी हो सकता है और इफेक्टर भी हो सकता है। तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम, यानी हमारा जो नर्व सिस्टम है इसकी बुनियादी स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट वो न्यूरॉन है। और न्यूरॉन की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल न्यूरॉन, उसके दो मेन हिस्से हैं, एक है सोमा और दूसरे हैं फाइबर स्ट्रक्चर्स। सोमा सेल बॉडी को कहते हैं और फाइबर स्ट्रक्चर दो किस्म के हैं, एक है डेंड्राइट्स, दूसरे है एक्सॉन। डेंड्राइट्स वो फाइबर स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें इंफॉर्मेशन सोमा की तरफ आते हैं, जबकि एक्सॉन वो फाइबर है जिनमें इंफॉर्मेशन सोमा से दूसरी तरफ जाते हैं। इसके बाद ये जो नेफ्रॉन है इसकी क्लासिफिकेशन होती है, लेकिन ये क्लासिफिकेशन तीन मुख्तलिफ बुनियादों पर होती है। एक होती है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, दूसरी है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉन साइज, और तीसरी है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। तो फंक्शन के लिहाज से जो क्लासिफिकेशन है न्यूरॉन की, तो यहाँ पर न्यूरॉन की तीन किस्में हैं। एक है सेंसरी न्यूरॉन्स, दूसरे हैं मोटर न्यूरॉन्स और तीसरे हैं एसोसिएटेड न्यूरॉन्स। ये बहुत ही सिंपल है फंक्शन के लिहाज से जो है कि सेंसरी न्यूरॉन क्या है। सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन्स होते हैं कि जो सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसेप्टर से लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स आर दोज न्यूरॉन्स which take sensory information from various receptors and convey them to the central nervous system. मोटर न्यूरॉन्स का क्या फंक्शन है? मोटर न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जो कि कमांडिंग इंफॉर्मेशंस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर्स तक पहुंचाते हैं। और एसोसिएटेड न्यूरॉन क्या होते हैं, जो तीसरी टाइप से फंक्शन के लिहाज से, वो न्यूरॉन जो सेंसरी इंफॉर्मेशंस को सेंसरी न्यूरॉन से लेकर मोटर न्यूरॉन को देते हैं। यानी ये जो एसोसिएटेड न्यूरॉन है ये दोनों के दरमियान कनेक्शन का काम करते हैं। सेंसरी इंफॉर्मेशन को सेंसरी न्यूरॉन से लेते हैं और कमांडिंग इंफॉर्मेशन को यानी उनको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन के बाद उन इंफॉर्मेशंस को मोटर न्यूरॉन्स को देते हैं। फिर मोटर न्यूरॉन्स उन इंफॉर्मेशन को इफेक्टर्स तक पहुंचाते हैं जो हमारी बॉडी में या मसल्स हो सकते हैं या ग्लैंड्स हो सकते हैं। अगर कोई इंफॉर्मेशन मसल्स तक पहुंचे तो उनका रिस्पांस क्या होता है, वो कंट्रैक्शन करते हैं। और अगर कोई ये जो इंफॉर्मेशन है वो ये ग्लैंड्स तक पहुंचे तो वो क्या करते हैं, वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि स्टिमुलस के खिलाफ हम रिस्पांस देते हैं। तो क्या है, फंक्शन के लिहाज से तीन टाइप्स हैं, सेंसरी नर्व्स, एसोसिएटेड नर्व्स और मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स सेंसरी इंफॉर्मेशंस को रिसेप्टर्स से, मुख्तलिफ किस्म के रिसेप्टर्स से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है
उसमें क्या होते हैं, उसमें एसोसिएटेड नर्व्स होते हैं। एसोसिएटेड नर्व्स उन इंफॉर्मेशंस को, उन सेंसरी इंफॉर्मेशंस को लेते हैं, फिर उनको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन के बाद यानी प्रोसेसिंग के बाद उनको क्या करते हैं, उनको मोटर नर्व्स के थ्रू कहाँ तक पहुँचाते हैं, इफेक्टर्स तक। ये है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। दूसरी जो क्लासिफिकेशन है, एक्सॉन साइज के लिहाज से भी न्यूरॉन्स के दो किस्में हैं। एक है शॉर्ट एक्सॉन न्यूरॉन और दूसरा है लॉन्ग एक्सॉन न्यूरॉन। बिल्कुल सिंपल है कि अगर किसी न्यूरॉन की जो एक्सॉन है ये शॉर्ट है तो ये न्यूरॉन क्या है, ये शॉर्ट एक्सॉन वाला है। और अगर इसकी एक्सॉन जो है वो लॉन्ग है तो क्या है, लॉन्ग एक्सॉन वाली। तो एक्सॉन के साइज के लिहाज से यही दो किस्में हैं, लॉन्ग एक्सॉन न्यूरॉन्स एंड शॉर्ट एक्सॉन न्यूरॉन। तीसरी जो क्लासिफिकेशन है न्यूरॉन्स की वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के लिहाज से भी न्यूरॉन के तीन टाइप्स हैं, एक है मोनोपोलर, एक है बाइपोलर और तीसरी है मल्टीपोलर। इस तरह होती है कि अगर न्यूरॉन की सोमा से, सेल बॉडी से एक फाइबर निकले और वो फाइबर भी क्या करे, ब्रांचेस में डिवाइड हो जाए, तो ये है मोनोपोलर। यानी मोनोपोलर वो न्यूरॉन होते हैं कि जब सोमा से, सेल बॉडी से सिर्फ एक फाइबर निकले, बाकी वो फिर जितने भी ब्रांचेस दें तो वो क्या है, वो मोनोपोलर है। बाइपोलर ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं कि सोमा से ही पहले क्या निकलते हैं, दो फाइबर्स निकलते हैं, इसको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं बाइपोलर। जबकि मल्टीपोलर ऐसा न्यूरॉन कि जिसमें सोमा से, सेल बॉडी से मल्टी यानी बहुत सारे फाइबर्स निकले तो इसको क्या कहते हैं, मल्टीपोलर। तो स्ट्रक्चर के लिहाज से न्यूरॉन के जो तीन टाइप्स हैं, मोनोपोलर जब सोमा से एक फाइबर निकले, बाइपोलर जब सोमा से दो फाइबर्स निकले, और मल्टीपोलर जब सोमा से मल्टी यानी ज्यादा फाइबर्स निकले, इसको कहते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन का खुलासा क्या है कि क्लासिफिकेशन तीन बेसिस पर है, एक है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉन साइज और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। फंक्शन के लिहाज से सेंसरी, एसोसिएटिव और मोटर न्यूरॉन्स। साइज ऑफ एक्सॉन के लिहाज से शॉर्ट एक्सॉन न्यूरॉन और लॉन्ग एक्सॉन न्यूरॉन, जबकि स्ट्रक्चर के लिहाज से मोनोपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर। ये है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स या क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन और उसके टाइप्स के बाद जो अगला टॉपिक है वो असल में है फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। फंक्शन ऑफ न्यूरॉन ये है कि इसमें ट्रांसमिशन होती है, इंफॉर्मेशन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं, जो बोलता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ पीता है, जो भी करता है कोई फंक्शन, इस फंक्शन में जो मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन होती है, ये इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना, ये क्या करते हैं, ये काम है इन न्यूरॉन्स का। और ये जो इंफॉर्मेशन हैं ये जिस सूरत में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वो क्या कहलाता है, वो होता है नर्व इम्पल्स। यानी एक किस्म की वेव की सूरत में ये इंफॉर्मेशन चलते हैं। जिस तरह के ये जो इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी चलती है, मूवमेंट करती है, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, बिल्कुल उसी तरह जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन की ट्रांसमिशन होती है वो भी उसी तरह, जहाँ वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की सूरत में होती है, यहाँ पर भी वेव की सूरत में होती है। तो नर्व इम्पल्स क्या है और इसकी ट्रांसमिशन किस तरह होती है, यह है हमारा अगला टॉपिक। तो नर्व इम्पल्स क्या होता है, इसकी एक सिंपल डिफिनीशन है और एक है टेक्निकल डिफिनीशन। सिंपल डिफिनीशन क्या है नर्व इम्पल्स की, कि नर्व इम्पल्स इज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन न्यूरॉन फ्रॉम वन एंड टू द अदर। न्यूरॉन में जो इंफॉर्मेशन एक एंड से दूसरी एंड की तरफ फ्लो करती है, ये इंफॉर्मेशन क्या है, ये नर्व इम्पल्स है। इसकी जो टेक्निकल डिफिनीशन है वो इस तरह है कि ए वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज, ए वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज that travels along the length of neuron from one end to the other. Technical definition of nerve impulse क्या है, a wave of electrochemical change, for example ये wave है, a wave of electrochemical change, ये क्या है, ये एक्सॉन है, इसमें ये ट्रांसमिशन करती है। a wave of electrochemical change that travels along the length of neuron from one end to the other, ये इसकी डिफिनीशन है। किस तरह ये होती है, बिल्कुल इसी तरह कि आप देखते हैं फोटोस्टेट मशीन को कि इसमें एक क्या होती है, एक वेव गुजर जाती है बड़ी तेज़ी से,
उस वेव के बाद फिर वही पहली वाली हालत पैदा हो जाती है, लेकिन वो वेव गुजर जाती है। बिल्कुल इसी तरह ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज की जो वेव होती है, जो हम नर्व इम्पल्स कहलाते हैं, वो इस तरह होती है। ए वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज दैट ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। तो ये जो नर्व इम्पल्स है, इसकी जो ट्रांसमिशन है ये किस तरह होती है न्यूरॉन में, ये बहुत ही अहम टॉपिक है, तवज्जो की ज़रूरत होती है कि ये जो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स है, ये न्यूरॉन का जो एक्सॉन है, ये इसमें ट्रांसमिशन किस मैकेनिज्म के थ्रू होती है। इसके लिए कुछ बुनियादी चीज़ें हैं कि सबसे पहले ये जो ट्रांसमिशन है, इसके लिए ये ज़रूरी है कि ये न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन के क्रॉस मूवमेंट हो किस चीज़ की, आयंस की, कि कुछ आयंस बाहर निकल सके और कुछ आयंस न्यूरॉन का जो एक्सोप्लाज्म है उसके अंदर दाखिल हो सके। यानी ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स के लिए अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन मूवमेंट ज़रूरी है। किस चीज़ की, आयंस की, कैटायंस और एनायंस। तो वो जो ट्रांसमिशन है उसके लिए ये अक्रॉस द मेम्ब्रेन आयंस की जो एक्सचेंज है उसकी ज़रूरत है। और ये जो एक्सचेंज है, उस एक्सचेंज के लिए भी हमने सीखना होगा कि ये एक्सचेंज किन गेट्स के थ्रू होती है, किन चैनल्स के थ्रू होती है। तो ये जो चैनल्स हैं, जिन चैनल्स के थ्रू आयंस की एक्सचेंज होती है, इन चैनल्स की ये जो मूवमेंट है, ये ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स के लिए ज़रूरी है। लिहाजा सबसे पहले हमें ये सीखना होगा कि चैनल्स क्या है। तो चैनल जो है वो ये जो न्यूरॉन एक्सॉन है, एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है, इनमें जो मुख्तलिफ किस्म के रास्ते हैं, जिन रास्तों के थ्रू ये जो मुख्तलिफ किस्म के कैटायंस हैं इनका एक्सचेंज होता है, वो चैनल्स कहलाते हैं। और ये चैनल्स क्या है, ये दो किस्म के चैनल्स जो हैं इस मेम्ब्रेन में, वो दो किस्म के हैं। एक होते हैं पंप्स और दूसरे होते हैं गेट्स। यानी दो किस्म के रास्ते हैं जिन रास्तों के थ्रू न्यूरॉन की जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन है उनके आर पार मूवमेंट हो सकती है, एक्सचेंज हो सकती है किस चीज़ की, आयंस की। वो दो किस्म के जो चैनल्स हैं, एक है पंप्स और दूसरे हैं गेट्स। तो पंप्स और गेट्स में क्या फ़र्क है? पंप्स और गेट में फ़र्क ये है कि दोनों की जो ट्रांसपोर्ट की जो मैकेनिज्म है उसमें फ़र्क है। पंप्स जो है, पंप्स के थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। यानी हम यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर सोडियम पोटाशियम पंप, तो जब भी हम पंप का जिक्र करेंगे तो इसका मतलब ये है कि इसके थ्रू जो मूवमेंट होगी वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगी। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का क्या मतलब कि जहाँ पर कोई मॉलिक्यूल, कोई आयन ज़्यादा है उसी की तरफ मूवमेंट होगी। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस तो इस तरह होते हैं कि ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ होती है, लेकिन जहाँ पर पंप का जिक्र हम करेंगे तो वहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट किस तरफ में होती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट उसी तरफ होती है जिस तरफ कोई आयन या कोई मॉलिक्यूल ज़्यादा हो। तो ये जो पंप्स हैं ये करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और जो गेट्स होते हैं वो करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यानी एक तो डिफ्यूजन करेंगे, डिफ्यूजन किस तरफ से होती है? ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन वाले साइड की तरफ होती है। लेकिन इसके साथ क्या है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यानी ऐसा डिफ्यूजन होगा जिसमें कोई प्रोटीन्स, कोई ग्लाइकोप्रोटीन्स, यानी कोई फैसिलिटेटर भी यहाँ पर वो भी हिस्सा डालेगा। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किसके थ्रू होती है? गेट्स के थ्रू। जबकि पंप्स के थ्रू क्या होती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। फिर ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वाले गेट्स हैं वो भी दो किस्म के हैं। एक होते हैं वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स और दूसरे होते हैं नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स। वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स और नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स, इनमें क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि जो वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स हैं इसका मतलब ये है कि ये ऐसे गेट्स हैं कि स्पेसिफिक वोल्टेज पर ये खुले रहेंगे, जबकि वो वोल्टेज नहीं होगी तो क्या होंगे? वो बंद होंगे। फॉर एग्जांपल, हम कोई ऐसा दरवाज़ा बनाएं कि वो टेम्परेचर सेंसिटिव हो, तो हम उसको क्या कहेंगे? टेम्परेचर रेगुलेटेड गेट। तो अगर टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़े तो वो गेट क्या हो जाए? बंद हो जाए। और अगर टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाए तो वो दरवाज़ा खुल जाए। तो ये क्या है? ये टेम्परेचर रेगुलेटेड गेट है। जबकि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है वोल्टेज रेगुलेटेड गेट, कि अगर एक किस्म की वोल्टेज होगी तो वो गेट्स खुले रहेंगे, अगर वोल्टेज दूसरी किस्म की होगी तो वो गेट बंद हो जाएंगे। तो इसको कहते हैं वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स। एक मरतबा फिर सुन ले चैनल्स की बात।
कि ये जो न्यूरॉन की जो एक्सॉन है, इनके थ्रू जब मूवमेंट होती है, ट्रांसमिशन होती है नर्व इम्पल्स की, इनके लिए ये ज़रूरी है कि इस न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है इसके अक्रॉस मूवमेंट हो, किस चीज़ की, आयंस की। तो इन मूवमेंट्स के लिए अपने चैनल्स हैं, अपने रास्ते हैं। वो चैनल्स दो किस्म के हैं, एक है पम्प्स और दूसरे हैं गेट्स। पम्प्स का काम क्या है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, जबकि गेट्स का काम क्या है, वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वाले जो गेट्स हैं वो दो किस्म के हैं, एक है वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स जो हर किस्म के वोल्टेज पर खुले रहेंगे, यानी कोई ऐसा दरवाज़ा जो 24 घंटे खुला हुआ हो, कोई अंदर जाए कोई बाहर जाए, और उसके थ्रू फिर किस तरह की मूवमेंट होगी। पहले तो हमने पढ़ा है कि डिफ्यूजन होगी, तो जिस तरफ कोई मालिक्यूल या कोई आयन ज़्यादा होगा उससे दूसरी तरफ वो खुद ब खुद निकलेगा, क्योंकि वो गेट नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड है, हर वोल्टेज पर वो खुली रहती है। जबकि वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स वो गेट्स होंगे जो कि खास किस्म के वोल्टेज पर वो खुले रहेंगे, वो वोल्टेज नहीं होगा तो वो फिर क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो ये है वो चैनल्स जिनके थ्रू इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट होती है मुख्तलिफ किस्म के आयंस की। एक बात। दूसरी बात, नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन को समझने के लिए वो ये ज़रूरी है कि ये जो मेम्ब्रेन है, एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है, ये चूंकि इसके अक्रॉस डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये कैटायन और एनायन की। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव ज़्यादा है, यहाँ पर नेगेटिव ज़्यादा है, तो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल पाई जाती है, एक किस्म की मख्फी पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में। और वो पोटेंशियल जो है वो क्या कहलाती है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये दो किस्म की है, एक है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और दूसरी है एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन के लिए इनका समझना बहुत ज़रूरी है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसको हम किस तरह ये इसकी समझ आएगी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होती है, यानी इसकी डिफिनीशन क्या है। फिर आप आगे हम ये पढ़ेंगे कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पैदा कैसे होती है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो कैसे होती है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है इसकी आइडेंटिटी ये है इसके, ये जो मेम्ब्रेन है एक्सॉन की, जब यहाँ पर अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो, जबकि बाहर की तरफ मेम्ब्रेन की जो बाहर सरफेस है वहाँ पर पॉजिटिव ज़्यादा हो, यानी द ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज इनसाइड द मेम्ब्रेन देन द आउटर साइड, दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कौन सा पोटेंशियल होता है, ये वो पोटेंशियल होता है जिस वक्त न्यूरॉन जो है इस पर कोई नर्व इम्पल्स नहीं गुजर रही होती, यानी जब कोई स्टिमुलस ना हो। मैं मिसाल से आपको इस तरह समझाऊं कि जब बिजली की तारें तो होती है लेकिन लाइट नहीं होती, तो लाइट नहीं हो तो ये तारे क्या है, इसकी जो पोटेंशियल है ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, हम इसको इस लिहाज से कह सकते हैं। लेकिन जब बिजली आए और आप ये जो बटन है उसको भी ऑन रखें तो इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें गुजर रही है, तो इस वक्त इसकी जो पोटेंशियल है वो क्या है, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो अब इंशाल्लाह आपको समझ आ चुकी होगी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो पोटेंशियल है कि जब कोई न्यूरॉन स्टिमुलेट ना हो, कोई स्टिमुलस यहाँ पर नहीं आया हो, कोई न्यूरॉन जब रेस्टिंग पोजीशन में हो, तो इसकी जो पोटेंशियल है उसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। और ये पोटेंशियल किस तरह होती है कि यहाँ पर मेम्ब्रेन की जो अपर सरफेस है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, जबकि अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और कितनी इसकी वो होती है, -70 मिलीवोल्ट चार्ज अंदर की तरफ होती है, -70 मिलीवोल्ट ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के वक्त तो यहाँ पर अंदर की तरफ ये चार्ज होती है, वोल्टेज होती है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो ये है। और चूंकि यहाँ पर एक साइड में चार्ज जो है वो पॉजिटिव ज़्यादा और दूसरे साइड में अंदर की तरफ पे नेगेटिव ज़्यादा होती है, तो इस कंडीशन को कहते हैं पोलराइज्ड स्टेट। और इस जिस कंडीशन के थ्रू ये पैदा हुई है उसको कहते हैं पोलराइजेशन, जिस प्रोसेस के थ्रू ये पोलराइजेशन होती है वो पोलराइजेशन है। अच्छा, और दूसरी जो है वो जो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो क्या है, जब किसी न्यूरॉन तक कोई स्टिमुलस आए उसको स्टिमुलेट करे, तो स्टिमुलेशन के बाद इस मेम्ब्रेन की जो पोटेंशियल है वो क्या है, वो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। और इसकी आइडेंटिटी क्या है, वो उसके अपोजिट है। यहाँ पर बाहर की तरफ पॉजिटिव ज़्यादा है जबकि यहाँ पर अंदर की तरफ पॉजिटिव ज़्यादा है। जब न्यूरॉन की जो एक्सॉन है अंदर की तरफ
पॉजिटिव ज़्यादा जबकि बाहर की तरफ नेगेटिव ज़्यादा हो तो ये क्या है, ये एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। और इसकी इस हालत को क्या कहते हैं, डीपोलराइज्ड स्टेट है, क्योंकि डीपोलराइजेशन के नतीजे में ये पैदा होती है। अच्छा, अब फर्क ये है कि ये जो डीपोलराइजेशन है ये एक वेव की सूरत में पैदा होती है, जिसके फौरन बाद फिर क्या होती है, रीपोलराइजेशन। पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, फिर रीपोलराइजेशन। ये एक वेव की सूरत में यहाँ पर इस तरह मैंने 3 शो किया है कि इस हिस्से पर इस तरह होता है कि अंदर की तरफ नेगेटिव ज़्यादा, बाहर की तरफ पॉजिटिव ज़्यादा, फिर ये आगे ये चेंज शिफ्ट होती है और ये पीछे जो है इसके बाद फिर रीपोलराइजेशन होती है। यानी उसी तरह यहाँ पर पीछे की तरफ इसी तरह फिर होगा, पॉजिटिव बाहर की तरफ ज़्यादा होगा जबकि नेगेटिव अंदर की तरफ ज़्यादा होगा। फिर ये जो वेव है यहाँ पर मुंतकिल होगी, फिर यहाँ पर इसी तरह ये इसमें से गुजरती है और इसी जो वेव की जो ट्रांसमिशन है इसी सूरत में क्या होती है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। इस तरीके से ये ट्रांसमिशन होती है। तो उम्मीद है कि ये आपको नर्व इंपल्स की डिफिनीशन, चैनल्स और मेम्ब्रेन पोटेंशियल इसकी समझ आ चुकी होगी। समरी ये है कि नर्व इंपल्स जो है ए वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज दैट ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन फ्रॉम वन एंड टू अनदर। ये है नर्व इंपल्स की डिफिनीशन। इसकी डिफिनीशन के बाद ये भी मैंने आपको बता दिया कि इसकी ट्रांसमिशन किस सूरत में होती है। ट्रांसमिशन के लिए ये ज़रूरी है कि एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है इसके क्रॉस एक्सचेंज ऑफ आयंस हो। तो उस एक्सचेंज ऑफ आयंस के लिए कुछ चैनल्स होते हैं इस न्यूरॉन के, एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है इसमें। उन चैनल्स की जो है 2 टाइप्स हैं, एक है पम्प्स, दूसरे है गेट्स। पम्प्स के थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, गेट्स के थ्रू पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है। पम्प्स के थ्रू जो गेट्स के थ्रू जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है उनके 2 टाइप्स हैं, एक है वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स जो एक किस्म की वोल्टेज पर खुले रहते हैं, अपना काम करते हैं, जबकि जब वो वोल्टेज ना हो स्पेसिफिक वोल्टेज तो वो बंद हो जाते हैं। जबकि नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स ऐसे गेट्स कि जिनके थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन तो होती है लेकिन हर कि वो वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करते, वो हमेशा खुले रहते हैं। फिर मेम्ब्रेन पोटेंशियल कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल 2 किस्म की होती है, एक है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वो पोटेंशियल कि जब मेम्ब्रेन न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है, एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है उस पर कोई स्टिमुलस नहीं पड़ा हो और वो रेस्टिंग कंडीशन में हो तो उसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। और जब उसको स्टिमुलेट किया जाए किसी स्टिमुलस के थ्रू तो उस वक्त उसमें जो नर्व इंपल्स वो जब ट्रांसमिशन उसकी होती है तो उस वक्त उसकी जो पोटेंशियल है वो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहलाती है। और एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है उस वक्त इस तरह होता है कि ये जो न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है एक्सॉन की तो वो बाहर की तरफ नेगेटिव ज़्यादा जबकि अंदर की तरफ पॉजिटिव ज़्यादा होती है। ये अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि नर्व इंपल्स क्या है, नर्व इंपल्स की जो ट्रांसमिशन है उसके लिए कौन सी प्रोसेस ज़रूरी है, यानी ये जो ट्रांसमिशन एक्सचेंज ऑफ आयंस है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और ये एक्सचेंज ऑफ आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन के लिए कौन से चैनल्स की ज़रूरत है, उन चैनल्स के कौन कौन से टाइप्स हैं। इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये किस तरह एस्टेब्लिश होती है और इसके बाद जो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसकी एस्टेब्लिशमेंट किस तरह होती है। ये भी बहुत अहम टॉपिक है। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यानी यहाँ पर ये किस तरह हो जाता है कि अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा जबकि बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है। ये है ये सवाल के एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तवज्जो की ज़रूरत है, अगर आपको समझ आई तो बहुत ही आसान है, अगर तवज्जो नहीं दी तो बुक से या किसी खुलासे से ये टॉपिक आपकी समझ में बड़ी मुश्किल से आएगी। तो ये क्या है, ये एक्सॉन है, ये किसी न्यूरॉन की एक्सॉन है, ये भी मेम्ब्रेन है, ये भी मेम्ब्रेन है। और यहाँ पर हम ये पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल किस तरह पैदा होती है, किस तरह एस्टेब्लिश होती है। तो इनमें 3 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यानी क्या होती है, पोलराइजेशन होती है। और वो 3 प्रोसेस कौन से हैं। एक प्रोसेस जो है वो है नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड पोटेशियम गेट्स। नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड पोटेशियम गेट्स। हाँ, इससे पहले एक और बात है वो भी जहन में रखना चाहिए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से की एस्टेब्लिशमेंट से पहले, वो ये है कि न्यूरॉन की जो एक्सॉन है, जो
अभी हमने ऊपर पढ़ लिया कि इसको हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म। एक्सोन के अंदर पोटाशियम जो है वो 30 टाइम्स ज्यादा होती है, जबकि एक्सोन के बाहर सोडियम जो है वो 10 टाइम्स ज्यादा होती है। ये बहुत अहम पॉइंट है। एक्सोन के अंदर की जो साइटोप्लाज्म है जिसको हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं, एक्सोप्लाज्म में पोटाशियम जो है ये 30 टाइम्स बाहर के मुकाबले में ज्यादा होती है, जबकि एक्सोप्लाज्म के बाहर साइड पे सोडियम प्लस जो है वो अंदर के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा होती है। इसका फ़ायदा क्या होगा? इस पॉइंट का फ़ायदा क्या होगा? इस पॉइंट का फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पर हम अगर किसी गेट का जिक्र करेंगे या किसी पंप का जिक्र करेंगे तो चूंकि हमें मालूम है कि गेट्स के थ्रू डिफ्यूजन होती है जबकि पंप्स के थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, तो हमें पता चलेगा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट अब किस तरफ से किस तरफ होगी या जो डिफ्यूजन है वो किस तरफ से किस तरफ होती है, क्योंकि हमें पता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट किस तरफ से किस तरफ होती है, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड द हायर कंसंट्रेशन, जबकि जो डिफ्यूजन है वो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होती है। तो ये पॉइंट बहुत अहम है कि अंदर की तरफ एक्सोप्लाज्म में पोटाशियम 30 टाइम्स ज़्यादा है, जबकि बाहर की तरफ ये जो सोडियम है वो एक्सोप्लाज्म के मुकाबले में 10 टाइम्स ज़्यादा है। ये पॉइंट है। इसके बाद ये जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल है, इसमें पहला प्रोसेस ये है लीकी पोटाशियम गेट, यानी नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड पोटाशियम गेट्स। तो नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड पोटाशियम गेट्स का यहाँ पर रोल है, तो वो रोल किस तरह है? नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड पोटाशियम गेट्स यानी मतलब ये है कि ये वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करते, ये गेट हमेशा के लिए खुले रहेंगे और नाम इसका क्या है? पोटाशियम गेट्स। तो पोटाशियम के अगर गेट्स हैं और हमने अभी यहाँ पर पढ़ लिया कि पोटाशियम अंदर की तरफ 30 टाइम्स ज़्यादा है, तो जब अंदर की तरफ 30 टाइम्स ज़्यादा है तो ये अंडरस्टूड है कि जब डिफ्यूजन होगी तो ये अंदर से बाहर जाएंगे, क्योंकि ये अंदर ज़्यादा है। तो नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड पोटाशियम गेट्स के थ्रू मुसलसल यहाँ से अंदर की तरफ से एक्सोप्लाज्म से पोटाशियम जो है ये बाहर निकलती है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके नतीजे में पोटाशियम कैटायन है, पॉजिटिव आयन है, तो इसके थ्रू क्या होती है? मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ जो है पॉजिटिव चार्ज क्या होगी? ज़्यादा होगी, जबकि अंदर की तरफ उसकी कमी आएगी। जाहिर बात है कि फिर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है उसकी कसरत हो जाएगी। दूसरा पॉइंट एक ये है लीकी नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड पोटाशियम गेट्स का किरदार। दूसरी बात क्या है? नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस, सम अमीनो एसिड्स, मेनी प्रोटीन्स, आरएनए एंड डीएनए। ये इस पॉइंट का क्या मतलब है? इसका पॉइंट का मतलब ये है कि ये जो एक्सोप्लाज्म है, एक्सोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। जिस तरह क्या है? आरएनए है नेगेटिव चार्ज, डीएनए नेगेटिव चार्ज, मेनी अमीनो एसिड्स उन पर यानी बहुत सारे ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, वो भी यहाँ पर अंदर पाए जाते हैं। और बहुत सारे प्रोटीन्स भी हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, वो भी एक्सोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। तो ये भी एक सबब है किस चीज़ में? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल में, कि अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो, बाहर की तरफ पॉजिटिव ज़्यादा हो। तो इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं है, बस सिर्फ ये बताना है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है और वो मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं, बाहर नहीं पाए जाते। इस वजह से भी क्या होता है? अंदर की तरफ नेगेटिव ज़्यादा जबकि बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है। दूसरे अल्फाज में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल पैदा होती है। तीसरा जो पॉइंट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल में, वो ये है कि सोडियम पोटाशियम पंप्स का किरदार। सोडियम पोटाशियम पंप्स का किरदार, तो पंप्स का जिक्र आ गया। तो पंप से मतलब क्या है कि यहाँ पर ये काम क्या करेंगे? ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या मतलब? कि जिस तरफ ज़्यादा है उसी की तरफ ये मूवमेंट को जो है वो स्टिमुलेट करेंगे। तो ये जो सोडियम पोटाशियम पंप है उनमें भी एक पॉइंट है, वो भी बहुत अहम है। वो ये है कि वो इस तरह करते हैं कि ये दो पोटाशियम को क्या करते हैं? अंदर दाखिल करते हैं। क्योंकि एक बात तो समझ में आ गई होगी अभी तक कि सोडियम जो है वो बाहर ज्यादा है, सोडियम बाहर ज्यादा है जबकि पोटाशियम अंदर ज्यादा है। तो ये जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगी तो तो ये इस तरह करेगी कि सोडियम बाहर ज्यादा है तो ये सोडियम को बाहर निकालेगी। लेकिन पॉइंट ये है कि ये तीन सोडियम को बाहर निकालती है
जबकि इसी वक्त ये क्या करते हैं, 2 पोटाशियम को अंदर दाखिल करती है। यानी ये पॉइंट मैं बताना चाहता था कि ये जो इसकी जो एक्सचेंज की जो सलाहियत है वो बराबर नहीं है, बल्कि किस तरह है कि जब वो 2 पोटाशियम को एक्सोप्लाज्म के अंदर दाखिल करती है, और अंदर क्यों दाखिल करेगी, अंदर इसलिए कि अंदर पोटाशियम ज़्यादा है और ये पंप है, पंप एक्टिव ट्रांसपोर्ट करती है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि उसी तरफ ये ट्रांसपोर्ट करेगी जिस तरफ ये ज़्यादा हो। तो ये पोटाशियम यहाँ पर चूँकि ज़्यादा है तो ये पोटाशियम को अंदर ले जाती है, जबकि सोडियम बाहर ज़्यादा है तो सोडियम को बाहर निकालती है। लेकिन नुक्ता ये है कि ये बराबर मिकदार में नहीं निकालती। अगर ये एक्सचेंज इस तरह करता कि 3 सोडियम बाहर निकालता और 3 पोटाशियम अंदर दाखिल करता तो फिर तो ये इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मसला ये है कि ये 2 पोटाशियम को अंदर जबकि 3 सोडियम को बाहर निकालता है, तो यहाँ पर नेट क्या होगा, हर इस ट्रांसपोर्ट के दौरान एक पॉजिटिव आयन बाहर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 3 केटायन बाहर निकल रहे हैं, 2 केटायन अंदर दाखिल हो रहे हैं। तो हर एक्सचेंज के दौरान बाहर की तरफ एक पॉजिटिव क्या होगा, इजाफा होगा। तो इस प्रोसेस के नतीजे में भी क्या होगा कि बाहर की तरफ पॉजिटिव ज़्यादा और अंदर की तरफ नेगेटिव ज़्यादा हो जाएगा। दूसरे अल्फाज में ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है ये एस्टेब्लिश हो जाएगी। इस तरीके से ये 3 प्रोसेस है। यानी एक किया है सोडियम पोटाशियम पंप्स। अच्छा, सोडियम पोटाशियम पंप जो हमने पढ़ लिया कि ये क्या करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। और ये भी आपको पता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये चूंकि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रोसेस है तो इस पर एनर्जी इस्तेमाल होती है, और वो एनर्जी किस सूरत में इस्तेमाल होती है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो क्या करते हैं, जब ये एटीपीएज एंजाइम यहाँ पर होती है तो वो एक एटीपी की ब्रेकडाउन करती है, उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी के नतीजे में ये जो पंप होता है ये इस तरह करता है, ये इस तरह होती है कि जिसके थ्रू जो यहाँ पर बाहर की तरफ इसके साथ जो पोटाशियम अटैच होती है, 2 पोटाशियम वो अंदर ले जाती है, इस तरह करती है, बाहर की तरफ इसके साथ अटैच हो जाती है पोटाशियम और अंदर की तरफ अटैच होता है सोडियम। तो ये जब इस तरह करती है, ये कब करती है, जब वो एटीपी इस्तेमाल करती है तो अंदर वो छोड़ती है पोटाशियम 2 और बाहर वो छोड़ती है सोडियम 3। तो इस तरीके से ये ट्रांसपोर्ट करती है। तो ये 3 प्रोसेसेस, एक ये सोडियम पोटाशियम पंप, दूसरा नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड पोटाशियम गेट्स, और तीसरा अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज वाले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स। इन तीनों के नतीजे में हमारे पास ये जो मेम्ब्रेन है इसकी पोटेंशियल इस तरह हो जाती है कि जिसमें पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ ज़्यादा, जबकि अंदर की तरफ मेम्ब्रेन के अंदर की साइड पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है। और ये अलामत है किस चीज़ की, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की। और हम ये कहते हैं कि ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है ये पोलराइजेशन है, और ये इन 3 प्रोसेसेस के नतीजे में एस्टेब्लिश होती है। समझ आ गई? गुड। इसके बाद ये है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जब यहाँ पर कोई स्टिमुलस आती है तो फिर क्या होगा, फिर तो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में तब्दील होगी। तो वो किस तरह होती है, तो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल की एस्टेब्लिशमेंट में जो रोल है वो है वोल्टेज रेगुलेटेड सोडियम गेट्स, वोल्टेज रेगुलेटेड सोडियम गेट्स। तो अब एक तो हमने जिक्र किया किस चीज़ का, गेट्स का। तो गेट्स क्या करेंगे, डिफ्यूजन करेंगे। अच्छा, तो एक तो डिफ्यूजन होगी यहाँ पर, लेकिन दूसरी बात ये है कि वोल्टेज रेगुलेटेड से, यानी ऐसे गेट्स हैं यहाँ पर एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल की एस्टेब्लिशमेंट में ऐसे गेट्स का किरदार है जो वोल्टेज डिपेंडेंट है। एक वोल्टेज पर वो काम करेंगे, दूसरे वोल्टेज पर वो काम नहीं कर सकेंगे। तो वो गेट्स जो हैं ये प्रोसेस किस तरह होती है, इस तरह होती है। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान यहाँ पर जो चार्ज होती है, पोटेंशियल होती है, वो होती है एवरेज उसका है -70 मिलीवोल्ट। तो -70 मिलीवोल्ट जो वोल्टेज होती है, अब यहाँ पर अगर इस न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है यहाँ पर कोई स्टिमुलस आए, किसी के स्टिमुलस यहाँ पर आए, तो इस स्टिमुलस के नतीजे में यहाँ पर थोड़े से चैनल्स जो हैं वो खुल जाते हैं सोडियम के, और उन सोडियम के चैनल्स के थ्रू यहाँ की जो -70 मिलीवोल्ट की जो पोटेंशियल है उसमें थोड़ी सी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और वो -70 से -50 तक पहुँच जाती है। अगर कोई ऐसा स्टिमुलस हो कि जो यहाँ पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान जो -70 मिलीवोल्ट की वोल्टेज है उस वोल्टेज को -50 तक बढ़ाए,
तो इस किस्म की स्टिमुलस को कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। अगर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस हो, दूसरे अल्फाज में अगर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ की -70 की जो वोल्टेज है इसको बढ़ाती है, कहाँ तक पहुँचाती है? -50 मिलीवोल्ट तक। लेकिन अगर इस लेवल से कम कोई स्टिमुलस यहाँ पर पहुँचे जो -70 से -50 तक ये वोल्टेज इसमें इजाफा ना करे, तो वो वोल्टेज जो है वो यहाँ पर एक्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्रिएट नहीं कर सकती। यानी दूसरे अल्फाज में यहाँ पर नर्व इम्पल्स पैदा नहीं होगी और क्या होगा? कोई रिस्पांस ऐसे स्टिमुलस के खिलाफ नहीं मिलेगा। स्टिमुलस के लिए ये होना ज़रूरी है कि वो थ्रेशोल्ड लेवल का हो। और थ्रेशोल्ड लेवल का स्टिमुलस कौन सा होता है? कि वो मेम्ब्रेन की जो अंदर की जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल थी -70 मिलीवोल्ट, उसको -50 तक पहुँचाए। इसमें पॉइंट क्या है? इसमें पॉइंट ये है कि जब -50 तक वोल्टेज को पहुँचाए वो सोडियम गेट्स वो थ्रेशोल्ड लेवल की स्टिमुलस के नतीजे में, तो फिर क्या हो कि जब -50 तक वोल्टेज पहुँचती है तो -50 पर वोल्टेज रेगुलेटेड सोडियम गेट्स जो यहाँ पर होते हैं वो खुल जाते हैं। इन मैंने पढ़ाया था कि वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स हैं, यानी ऐसे गेट्स हैं जो हैं तो किस चीज़ के? सोडियम के, इन्हें ट्रांसपोर्ट करेंगे सोडियम के, लेकिन वो डिपेंड करते हैं वोल्टेज पर। अब उसका मतलब क्या है कि -70 मिलीवोल्ट पर वो नहीं खुलते, -60 पर भी नहीं खुलते। कब खुलते हैं? जब वोल्टेज पहुंच जाए, बढ़ जाए। कब तक पहुंच जाए? कहाँ तक पहुंच जाए? -50 मिलीवोल्ट तक। तो जब -50 मिलीवोल्ट तक ये वोल्टेज अंदर की ये पहुंच जाए तो यहाँ पर वो गेट्स खुल जाते हैं। कौन से गेट्स? वोल्टेज रेगुलेटेड सोडियम गेट्स। तो जैसे ही वोल्टेज रेगुलेटेड सोडियम गेट्स खुल जाते हैं तो वो तो आपको पता है कि सोडियम बाहर की तरफ ज़्यादा है और ये तो गेट्स हैं, डिफ्यूजन करते हैं, तो ज़्यादा जहाँ जिस तरफ है उससे उस तरफ ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिस तरफ कम होती है कंसंट्रेशन। तो ये ऐसे भी नहीं होते कि एक एक दो इनफ्लक्स ऑफ सोडियम। ये जो प्रोसेस है वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स के थ्रू क्या होता है? इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस, यानी सोडियम आयंस की एक इनफ्लक्स होती है, एक बूछाड़ होती है जो कि बाहर से एक्सोप्लाज्म की तरफ अंदर की तरफ दाखिल होती है। तो इस बूछाड़ के नतीजे में यहाँ पर जो वोल्टेज है वो -50 से -40, -30, -20, -10, 0 और 0 को भी क्रॉस कर जाती है और पहुँच जाती है +50 तक। +50 तक ये पहुँच जाती है। तो इस दौरान ये जो प्रोसेस है ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान तो ऐसी कंडीशन थी कि बाहर की तरफ पॉजिटिव ज़्यादा, अंदर की तरफ नेगेटिव ज़्यादा, और उस कंडीशन को हमने कहा था पोलराइज्ड स्टेट, और वो प्रोसेस किया हुई थी पोलराइजेशन। यहाँ पर अगर आप देखें तो अंदर की तरफ क्या हो गया है? पॉजिटिव +50, अंदर की तरफ पॉजिटिव, बाहर की तरफ नेगेटिव। तो ये उसके नतीजे में क्या हुआ? ये अपोजिट प्रोसेस हुई, डीपोलराइजेशन। पोलराइजेशन के बाद क्या हुई है? डीपोलराइजेशन हुई है, -50 तक पहुंचती है, ये डीपोलराइज स्टेट कहलाता है। लेकिन ये स्टेट जो है ये स्पाइक पोटेंशियल के बाद, यानी ये स्पाइक पोटेंशियल के बाद जो कि 1 मिली सेकंड तक होता है, उसके बाद ये फिर इसकी क्या होती है? रीपोलराइजेशन होती है। वो किस तरह कि आप देखें कि -50 मिलीवोल्ट पर वोल्टेज रेगुलेटेड सोडियम गेट्स खुल जाते हैं, लेकिन इस खुलने के दौरान इतना सोडियम अंदर आ जाता है कि अंदर की जो वोल्टेज है वो -50 से +50 तक पहुंचाती है। तो अगर आप सोचें तो यहाँ पर पहले अंदर की तरफ पहले -50 था, अब वोल्टेज +50 है, तो अंदर की तरफ वोल्टेज जो है उसमें फ़र्क आ गया कि नहीं? और जब फ़र्क आ गया तो हमने तो पढ़ा है कि यहाँ पर गेट्स होते हैं जो कि वोल्टेज रेगुलेटेड होते हैं। तो दूसरे गेट्स होते हैं जब 50+ पर पहुँच जाए वोल्टेज, तो दूसरे गेट्स होते हैं जो कि हैं वोल्टेज रेगुलेटेड पोटाशियम गेट्स, वो खुल जाते हैं। +50 पर वोल्टेज रेगुलेटेड सोडियम गेट्स बंद हो जाते हैं, जबकि वोल्टेज रेगुलेटेड पोटाशियम गेट्स वो खुल जाते हैं। और वो तो आपको पता है कि पोटाशियम अंदर की तरफ ज़्यादा है और गेट्स जो हैं वो डिफ्यूजन करते हैं, तो अंदर से बड़ी तेज़ी से पोटाशियम निकलना शुरू हो जाती है और सोडियम के गेट्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस के नतीजे में ये जो प्रोसेस है कि पोटाशियम बड़ी तेज़ी से बाहर निकलती है, इस प्रोसेस के नतीजे में फिर क्या होती है? वो पहली वाली प्रोसेस होती है कि मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, जबकि अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाती है, और उसको हम क्या कहते हैं? उसको तो हम पोलराइज्ड स्टेट कहते हैं, उसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। तो उसके बाद यानी ये
डीपोलराइजेशन के बाद फिर क्या होती है, फिर रीपोलराइजेशन होती है। और ये रीपोलराइजेशन के बाद थोड़ी सी हाइपरपोलराइजेशन भी हो जाती है। वो क्यों? वो इसलिए कि सोडियम के जो गेट्स हैं इनके थ्रू जो मूवमेंट है एक्सचेंज सोडियम की, ये इन पोटाशियम गेट्स के मुकाबले में ये तेज़ हैं, इनके थ्रू एक्सचेंज तेज़ होती है। तो सोडियम इतनी ज़्यादा अंदर आ जाती है और ये सोडियम फिर इस पूरे एक्सोप्लाज्म में फैल जाते हैं, इतनी तेज़ी से इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि हाइपरपोलराइजेशन भी हो जाती है। तो हाइपरपोलराइजेशन के दौरान ये जो मेम्ब्रेन है यहाँ तक, अगर इसके बाद फिर वो होती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एस्टेब्लिश हो जाती है, लेकिन इस दौरान ये जो हाइपरपोलराइजेशन होती है, इस दौरान अगर इसी मेम्ब्रेन को, इसी न्यूरॉन को कोई स्टिमुलस आ जाए, चाहे वो थ्रेशोल्ड लेवल से अबव हो या बिलो हो, तो वो यहाँ पर नर्व इम्पल्स क्रिएट नहीं कर सकती। यानी हाइपरपोलराइजेशन के दौरान ये जो न्यूरॉन है ये अब कुछ वक्त के लिए 0.2 मिलीसेकंड के लिए, और उस टाइम को उसको कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड हाइपरपोलराइजेशन के दौरान रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है, और रिफ्रैक्टरी पीरियड के दौरान यहाँ पर जितना भी ताकतवर स्टिमुलस क्यों ना आए, ये न्यूरॉन जो है ये इस वक्त एक्टिव नहीं है, ये एक्टिव पोटेंशियल इसमें क्रिएट नहीं हो सकती। ये इसका वो वक्त है जो अगले एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल को पैदा करने के लिए उसको आराम के लिए उसको रिक्वायर होती है। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। समरी ये है कि नर्व इम्पल्स जो है वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज दे ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन फ्रॉम वन एंड टू द न्यूरॉन फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। ये इसके ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी है कि यहाँ पर आयंस की एक्सचेंज हो। इन आयंस की एक्सचेंज के लिए यहाँ पर गेट्स और पंप्स होते हैं। गेट्स के थ्रू डिफ्यूजन, जबकि पंप्स के थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। अंदर की तरफ पोटाशियम 13 टाइम्स ज़्यादा है, बाहर की तरफ सोडियम 10 टाइम्स ज़्यादा है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान बाहर की तरफ पॉजिटिव ज़्यादा, जबकि अंदर की तरफ नेगेटिव ज़्यादा। और इसमें 3 प्रोसेस इन्वॉल्व है। एक है इनरली चार्ज कंपाउंड्स अंदर की तरफ, दूसरा ये है कि नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड पोटाशियम गेट्स, तीसरा है सोडियम पोटाशियम पंप्स। लेकिन पंप्स इस तरह करते हैं कि 3 सोडियम को बाहर निकालते हैं, 1 पोटाशियम को अंदर ले जाती है। इन तमाम प्रोसेस के नतीजे में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एस्टेब्लिश हो जाती है। दूसरा जो है एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जब यहाँ पर कोई स्टिमुलस आती है, लेकिन थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, तो वो -70 से, तो वो यहाँ पर छोटे चैनल्स ओपन करती है, जिन चैनल्स के थ्रू सोडियम, कुछ सोडियम वो अंदर आ जाती है, जो यहाँ की वोल्टेज को -70 से -50 तक पहुँचाती है। -50 पर वोल्टेज रेगुलेटेड सोडियम गेट्स वो खुल जाते हैं, तो इनफ्लक्स ऑफ सोडियम होता है, बाहर से बहुत सारा सोडियम अंदर आ जाता है, वो यहाँ पर फैल जाता है, और यहाँ पर वो जो पोलराइजेशन हुई थी उसको डीपोलराइजेशन कर देती है, और यहाँ पर अंदर की तरफ पॉजिटिव ज़्यादा, जबकि बाहर की तरफ नेगेटिव ज़्यादा। लेकिन ये तमाम मेम्ब्रेन पर नहीं, ये यहाँ पर एक वेव की सूरत में, फिर ये यहाँ पर मुंतकिल होती है, ये पिछले साइड में फिर क्या होती है, वही डीपोलराइजेशन के बाद रीपोलराइजेशन होती है। तो इस तरह ये चलता है, यहाँ से ये इस तरफ जाती है, और इस सूरत में हमारे पास क्या होती है, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स होती है। आखिर में फिर क्या होता है, रीपोलराइजेशन होती है। और वो किस तरह कि जब वोल्टेज -50 से +50 तक पहुंच जाए, तो वोल्टेज रेगुलेटेड सोडियम गेट्स ये बंद हो जाते हैं, और वोल्टेज रेगुलेटेड पोटाशियम गेट्स खुल जाते हैं। और जब वो खुल जाते हैं तो पोटाशियम अंदर से बाहर की तरफ बहुत तेजी से निकलती है। इस निकलने की वजह से फिर क्या होता है, बाहर की तरफ पॉजिटिव ज़्यादा, जबकि अंदर की तरफ नेगेटिव ज़्यादा, यानी ये रीपोलराइजेशन हो जाती है। तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इस प्रोसेस के नतीजे में क्या होती है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप गौर से सुनेंगे, देखेंगे तो समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। फिर भी अगर कोई मुश्किल हो तो मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0301 88 48 710। किसी भी वक्त किसी भी इदारे का स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का स्टूडेंट इस टॉपिक में या बायोलॉजी के दूसरे टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी वक्त मुझसे इस नंबर पर सवाल कर सकते हैं। एक बार समझ नहीं आई, बार बार कर सकते हैं। वस्सलाम।